मैंने अपनी पत्नी को कोका कोला में जहर डालकर दिया और कहा कि इसे पी लो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों की पसंद की थी। मैं उससे जान छुड़ाने के लिए कोका कोला वाले गिलास में जहर डालकर घर से बाहर बाजार की तरफ निकल गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था कि तभी अचानक मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम रेहान है, मैं शहर में जॉब करता था और मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी के लिए घर आया था। आज मेरी शादी का 1 महीना हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 1 महीने नहीं बल्कि 100 साल हुए हैं। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे पापा ने अपने मरते समय दोस्त से वादा किया था कि वह उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे और आज उन्होंने अपना यह वादा पूरा कर दिया था। अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके मेरी पत्नी मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी और दिखने में काली बदसूरत थी। उसका नाम अनुराधा था। अनुराधा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस ना जाइए। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। ये तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वह बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी। वह तो यह घर छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवीनी दुल्हन अनुराधा से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी एक इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी यह काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी। मेरी आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अनुराधा की बात सुनकर मैं उसका मुंह ताकता रह गया था। मुझे मन ही मन हंसी आ गई थी कि काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। खैर, इसमें अनुराधा की भी गलती नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से ही वह देख रही थी क्योंकि मैं भावनाओं में बहा गया था और सुहाग रात अनुराधा के साथ मना चुका था। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं और अनुराधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो दोनों मेरे पास आ गए और वह मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को 1 ही महीना हुआ है और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा बहुत तारीफ करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा। मैं जब घर से निकला तो अनुराधा छत पर कपड़ा डालने गई थी। मैं उसे बताए बगैर ही घर से निकल आया और खुले माहौल में सांस ली। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर का चकाचौंध अच्छा लगता था। चाहता तो मैं अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गांव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के 7 बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को यह पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है, बेचारे तो भगवान के ही प्यारे हो जाते। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। पुराने ख्याल वाली हर चमक धमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीनाएं और लड़कियाँ मेरे दोस्त थी।
तभी तो मुझे गांव की वह काली और अनपढ़ लड़की एक आंख नहीं भाती थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वालों भी आगे मेरे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना माना बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अनुराधा को बुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है जब मैं भेष बदलकर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की बच्ची, उम्र की लड़कियां और लड़कों को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर एक लड़की की चाहत होती है कि वह एक पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाए हुए थे। ये हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। वह दिखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था, उसके जूते भी फटे पुराने थे। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रही थी। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वह लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से में भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, मैं तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए तुम्हें। बस लड़की को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया कि यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरे डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया था और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ उस स्टेशन पर जा खड़ा हो जाता था जिस स्टेशन से वह ट्रेन लेती थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे उसी डब्बा में चढ़ जाता था। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता। मैं अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके एक ही कमरे के मकान थे। वह अपने बूढ़े माँ बाप की एक लौती बेटी थी। उस लड़की का नाम मानवी था। उसके कॉलेज का भी पता लगवा लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गया और मानवी के साथ ट्रेन में नहीं गया और मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। अब मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कहा दिया कि मानवी के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो मानवी की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाली बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गया था। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिखा और मैं वहाँ से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार मानवी को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन मेरे बहुत ही बिजी निकले थे और इस बीच मैं मानवी को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक मानवी की सहेली की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद मानवी की शादी हो रही है। ये बात सुनते ही मेरा दिल टूटकर बिखर गया था। वह अपनी सहेली को शादी में इनवाइटेड की थी। तभी उसने फ़ौरन मुझे कॉल करके बता दिया। मैं गम और गुस्से की अजीब सी 2 राहें पर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं मानवी से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी हालत पर खूब हंसी आई थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि और मानवी की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवा कर मानवी को उसके घर से उठवा लिया था और हमें अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने अपने आदमियों की सख्ती से बोल रखे थे कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उस पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल मानवी को देखने के लिए तड़प रहा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। 2 दिन और 2 रात अपने घर पर रहकर उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया था। वह मेरे घर जैसे आई थी वैसे ही मासूम वापस चली गई थी। मानवी के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि मानवी के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लान के साथ कर रहा था।
यह मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था मगर वह मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम थी। खैर, मैं मानवी की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से मानवी के पापा से दोस्ती कर ली थी। वह सीधा साधा आदमी था, उससे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब मानवी के पापा से मेरी बातचीत होने लगी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मानवी का मंगेतर ही घर से सारे खर्चे किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से जलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। खैर, मैंने मानवी के घर राशन डलवा दिया। मानवी के पापा ने बहुत मना किया मगर मैंने भी कहा दिया कि मुझे अपना ही बेटा समझे और इस तरह से मैं मानवी के पापा से जान पहचान करके उनके घर तक पहुंच चुका था। मैं मानवी के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन मानवी को पता चल चुका था कि मैंने उसका किडनैप करवाया था, लेकिन इसलिए वह मुझसे नाराज़ थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने मानवी के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाता तो कभी उसके घर ज़रूरी सामान लाकर रख देता। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से मानवी मुझे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर चले जाया करते थे। कभी महंगे होटलों में भी उसे खाना खिला देता था और साथ में मूवी भी देखते थे और उसे खूब सारा शॉपिंग भी कराता था। महंगे महंगे ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी दिलवाता था और दुनिया जहाँ की चीज़ भी दिलाता था। और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था, क्योंकि ये सब करने से मेरा दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। मानवी की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महंगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। मानवी का झुकाव भी मेरी तरफ था। छुपे शब्दों में मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने मानवी के पापा से उसका रिश्ता मांगा था। और मानवी के पापा को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। मानवी ने भी हाँ कर दी थी, मगर ना जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो गई, जबकि मैंने आज तक अनुराधा के बारे में नहीं बताया था। और वह सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि अनुराधा हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। और वह सीधी सादी लड़की है, वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर मानवी किसी भी तरह नहीं मानी और फिर मानवी ने शर्त रखी कि जब तक मैं अनुराधा को तलाक नहीं दूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं अनुराधा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ दिया तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। तो मानवी ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि खुद अनुराधा छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब छोड़ छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ा। मम्मी पापा और अनुराधा मेरे गांव आने पर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा रवैया अनुराधा के साथ बहुत ही कठोर था। बात बात पर मैं उसको जलील कर उसे ताने देता, मगर वह मेरी किसी भी बात का लौट कर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी काली कलौटी शक्ल मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको उसकी काली रंगत के ताने ज़रूर देता था। उससे कहता कि तुम्हारी काली रंगत ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोर मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजाला सवेरा। अनुराधा की आंखों में आंसू भर जाते थे और वह मुझे देखने लगती थी। उसके आंसुओं से पल भर के लिए जो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो मानवी के इश्क में पागल हो चुका था। मैंने अनुराधा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव शुरू कर चुका था और अब तो नौबत मारपीट पर आ गई थी। मैंने अनुराधा पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह एक शब्द भी नहीं कहा पाती थी। मुझे अनुराधा की ढिठाई पर बहुत गुस्सा आता था। वह बहुत ही सख्त जान पड़ती थी। मैं जितना उससे दूर भागता वह उतना ही मुझ पर
मरती थी। मेरी ज़िंदगी में अगर मानवी ना होती तो शायद अब तक मैं अनुराधा की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता। मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द मानवी के पास जाना चाहता था। उसकी खूबसूरत प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 2 महीना हो चुका था और इससे मेरे कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं मानवी के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उससे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर लो और सारे हालात बताता रहता था कि यह भी बताता कि अनुराधा किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वह मेरी मार पिटाई सब सहती रहती है। और फिर मानवी ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। मानवी ने मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है, ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी सुनाऊंगा। और ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो अनुराधा बेड पर नहीं थी। मैंने उठकर अनुराधा को घर में ढूंढा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। फिर मैं छत पर गया तो वह उधर ही बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बहा रहे थे। उस समय मैंने उससे बड़े ही प्यार से बातें की थी और पूछा, क्या हुआ अनुराधा? मेरे पूछने पर वह बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी, मगर अपने होठों पर कोई शिकवा नहीं लाई। मैंने कहा, अनुराधा मैं बहुत बुरा हूँ ना। मेरे शब्दों में बनावटी मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी इस मोहब्बत पर वह तड़प कर रह गई थी और कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ, पहले आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। जब आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वह कहते हैं ना जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ होता है। अनुराधा दिल की बहुत साफ लड़की थी। मैंने अनुराधा के आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, आज गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक क्या पीना पसंद करोगी? उसने कोको कोला का नाम लिया तो मैं मुस्कुरा दिया और कहा लो, कल सुबह ला दूंगा। एक पल तो मेरा दिल तो चाहा कि समय यहीं ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े। मगर फिर मेरी नज़रों के सामने मानवी का चेहरा आ गया। मैं मानवी के बिना नहीं रह सकता था और मानवी को पाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं कुछ देर अनुराधा के पास बैठने के बाद अनुराधा से कहा, चलो नीचे, नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह मैं बाहर गया और वहाँ से मैं अनुराधा के लिए कोको कोला लिया और घर वापस आने लगा। रास्ते में मैंने उस कोको कोला में जहर मिला दिया। ऐसा करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था। मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक नास चलने दी। वह मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जताकर वह कोको कोला अनुराधा के सामने रखा और कहा कि इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही कोको कोला पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला कोको कोला से मर जाएगी तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान तो पहले ही से पैक था। मैंने अनुराधा को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफ़र में निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वह अब निकल जाएगा। मगर ना जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं मानवी को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मैं उसके घर पहुंचकर मैंने उससे सरप्राइज़ देने का सोचा था। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी क्योंकि वह फ्लैट मैं ही मानवी को खरीद कर दिया था। मैं उस फ्लैट पर पहुंचकर चुपके से दरवाज़ा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। लेकिन यह क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। बहुत खामोशी थी। तभी मैंने मानवी को देखा। एक कमरे में निकली थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और मानवी के हाथ में मिठाई की ट्रे थी। वह मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, यह मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला गया। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि कोको कोला में जहर दे दिया है, तभी से यह तैयारियों में लगी थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा कि मेरी तरफ मुँह तो
मीठा करो। मुझे मिठाई देकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मानवी के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वह मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और ना लौटी तो मैं उस कमरे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजे के अंदर से झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। कमरे के अंदर में किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मानवी उस लड़की के पास बैठी हुई थी, कह रही थी, महेश जी आप चिंता ना करें, मैंने विहान का पक्का इंतज़ाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वह क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था? मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था? मेरा मुजरिम विहानी तो था। वह तो भगवान की कृपा है जो महेश जी आपने मेरे पर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। मानवी की बातें सुनकर मुझे वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल गया और तभी अचानक मेरे घर में कॉल आई और मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि अनुराधा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर अचानक ही वह मेरे पैर पकड़कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ अनुराधा? उसने रो कर कहा, मैंने आपकी अलमारी तलाश की थी, मुझे आपके गलत काम के बारे में सब सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खरा उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी, इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था, आपको पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। अनुराधा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना तो कहते ही अनुराधा एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। अनुराधा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 48 घंटे खतरनाक बताए हैं। मैं रो रो कर भगवान के सामने अनुराधा की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टरों को खड़ा देखा था और सबसे पहले मैंने अनुराधा के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा हुई थी, अनुराधा बच गई थी। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगता था। मुझे 15 साल की सज़ा हुई थी। 15 साल के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं अनुराधा मुझे माफ़ करेगी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं बताई थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से अनुराधा की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही थी। वह कह रही थी कि मेरी माँ से, माँ जी आपके बेटे बहुत ही बहादुर हैं, कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझिए। जब वो आएंगे तो देखिएगा कितने नेक इंसान बनकर आएंगे। वो अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया और अनुराधा के कदमों में जाकर बैठ गया और उससे रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। अनुराधा ने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया। तो मैं अपने माँ पापा से लिपट गया था और पापा से कहने लगा कि आज से मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफ़र ढूंढी थी। अब मुझे अनुराधा की सांवली रंगत चांदनी जैसी मालूम हो रही थी। लोग कहते हैं इंसान कभी निराश नहीं होता, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। मेरी शादी के 10 साल हो गए हैं
और मेरे 2 जुड़वा बेटियां हैं। मैं अनुराधा के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिता रहा हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।